सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जिसके बारे में आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सिंधु सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि देखिए सिंधु सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले संसार के सर्वप्रथम लोग थे। तो कपास उगाने वाले सिंधु सभ्यता के लोग इस संसार के पहले आदमी थे जिन्होंने कपास उगाया था। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। उस समय जब सिंधु सभ्यता थी उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था उन लोगों को। आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति है। इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है नगर नियोजन प्रणाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो नगर नियोजन प्रणाली। इस समय जो इन्होंने नगर बसाए हुए थे काफी ज्यादा सुव्यवस्थित और सिस्टमेटिक तरीका से इन्होंने नगर को बसाया हुआ था। इनकी सभ्यता की बात करें तो इनकी सभ्यता के दौरान जो घरों का विन्यास था वो ग्रिड पद्धति में थी। घरों का विन्यास जो था वो ग्रिड पद्धति में थी। इनके घर जो है एक माचिस के बॉक्स के समान दिखाई देते थे। इनका घर कैसा होता था? ग्रिड पद्धति में होता था, जो कि एक माचिस के बॉक्स के समान दिखाई देते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो आपने देखा होगा जैसे कि चेस बोर्ड होता है, तो उसी प्रकार इनकी घर की व्यवस्था थी। इनके घर जो थे एक माचिस के डिब्बे के समान था और हर गली में, मतलब जो रोड थे इसके, हर गली में हर सड़क में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि उनकी सड़कें सीधी थी तो यहाँ पर बीच से जो सड़कें थी इस प्रकार थी। तो आप देख सकते हैं एक तरह का प्लस बन गया तो सीधी थी, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है चारों तरफ 90 डिग्री का बन रहा है। तो समकोण के प्रकार के सड़कें थी। यहाँ पर भी आप ऐसे सीधी लकीर खींचेंगे तो यहाँ पर भी समकोण बन गया। तो इस प्रकार जो आपके चेस के बोर्ड होते हैं उसी प्रकार यहाँ पर समझ जाइए इनकी सड़कें का आकार था। यहाँ बीच में घर हुआ और इस प्रकार इनकी गली थी। तो समकोण पर काटती थी जो सिंधु सभ्यता की सड़कें थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति में था, मतलब माचिस के बॉक्स के समान उनका घर दिखाई देता था। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे बॉक्स बना हुआ है उस प्रकार उनका घर दिखाई देता था। सभी प्रमुख नगरों में पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, परंतु रंगपुर और कालीबंगा ऐसे दो शहर थे जहां कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो रंगपुर और कालीबंगा में कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया था। बाकी सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर थे वहां पर पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। ईंटों का आकार की बात करें तो आयताकार ईंटा हुआ करता था जिसका आकार था 4:2:1। तो ईंटे का आकार जो था इस अनुपात में हुआ करता था। आगे देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी मतलब धरती माता को और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे।
मुख्य रूप से मात्रा देवी और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्षों की, पक्षियों की, कुबड़ वाला सांड की, जल की, अग्नि की, लिंग की और इत्यादि चीजों की भी पूजा किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इस सभ्यता के दौरान जो मुख्य फसल थी वो गेहूं था और जौ था। गेहूं और जौ इनके मुख्य फसल थे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सैंधव समाज या फिर सिंधु सभ्यता जो है, ये सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक कहने का मतलब यहाँ पर स्त्रियां जो है प्रमुख हुआ करती थी। जिस प्रकार पुरुष जो है प्रमुख होते हैं तो पितृ सत्तात्मक होता है, उसी प्रकार जब स्त्रियों को विशेष दर्जा दिया जाता है, प्रमुख समझा जाता है, तो उसे मात्र सत्तात्मक कहा जाता है। यहाँ पर जो मूर्ति मिली है मात्र देवी की मूर्ति, वहीं से समझ में आता है कि स्त्रियों की दशा सिंधु सभ्यता में काफी अच्छी थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। मिठास के लिए शहद का उपयोग। आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु सभ्यता। मनोरंजन के लिए ये शिकार करते थे और पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे। तो इस तरह ये अपना मनोरंजन करते थे। देखिए ये सभी जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है कि क्या क्या हुआ करता था सिंधु सभ्यता के दौरान। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा या समझा नहीं जा सकता था। भाव चित्रात्मक थी सिंधु सभ्यता की लिपि, जिसमें कुछ कुछ बने हुए रहते थे चित्र के रूप में और जिसे पढ़ा या समझा नहीं गया है अभी तक, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में उन चीजों को रखा गया है जिसे पढ़ा या समझा नहीं गया है। साथ ही देखिए इनकी लिपि जो थी वो दाएं से बाईं ओर, फिर अंतिम पंक्ति के बाद बाएं से दाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। स्टार्ट किया जाता था दाएं तरफ से, खत्म होता था बाएं तरफ, फिर बाएं तरफ से स्टार्ट होकर दाएं तरफ खत्म होता था, फिर दाएं से स्टार्ट होकर बाएं तरफ। तो इस प्रकार की इनकी लिपि थी। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। जो उनके तौलने की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। इसका मतलब है बांटों की तौल जो थी 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 16 किलो, 32 किलो, इस प्रकार का इकाई था। हालांकि किलो नहीं था उस समय, लेकिन जो इनकी बांटों की इकाई थी वो इसी प्रकार था 1, 2, 4, 8, 16, 32। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों को तलवार का ज्ञान नहीं था। तो इस समय सिंधु सभ्यता के लोगों को तलवार या फिर लोहे का ज्ञान नहीं था। आगे देखिए, इस समय लोग शवों को जलाते थे और दफनाते थे। दोनों प्रकार का प्रचलन था इस समय। साथ ही तीसरा प्रकार का प्रचलन क्या था, तो शवों को ऊंचे स्थान पर छोड़ दिया जाता था पशु पक्षियों के लिए। हड़प्पा में दफनाने का प्रचलन था, तो मोहनजोदड़ो में जलाने का प्रचलन था। आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ उसके अनेक कारण हैं, जैसे कि जलवायु में परिवर्तन, बाहरी आक्रमण या फिर बाढ़ का आना। बहुत सारे इस प्रकार के कारण हो सकते हैं सिंधु सभ्यता का अंत का। लेकिन जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल कौन है, तो महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के जॉन मार्शल, और इनके अनुसार
संभवतः बाढ़ को इसका कारण माना गया है। जॉन मार्शल के अनुसार बाढ़ को कारण माना गया है, लेकिन सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ अभी तक ज्ञात नहीं है। इनके अनुसार मोहनजोदड़ो 7 बार बाढ़ से डूबा और उजड़ा था, उसके बाद फिर से बस गया। मोहनजोदड़ो का जो नगर है वो 7 बार बाढ़ से डूबा था, उजड़ गया था पूरी तरह से, फिर से उसे नगर बसाया गया है। इसकी जानकारी मिलती है इन्हें मोहनजोदड़ो की खुदाई में 7 स्तरों का पता चलता है। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई है तो वहां पर 7 स्तर का पता चलता है। तो इससे समझ में आता है कि मोहनजोदड़ो का जो जगह है वो बाढ़ में डूब गया था, फिर से उसे बसाया गया है। तो इसी प्रकार जॉन मार्शल ने अपना अनुमान दिया है कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे इस समय विदेशों से व्यापार करते थे, और इस समय सिंधु सभ्यता के समकालीन कुछ सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और इत्यादि सभ्यता जो थी वो सिंधु काल के समय में था। तो सिंधु काल के दौरान जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कहाँ कहाँ व्यापार करते थे और किस चीज का व्यापार करते थे उसके बारे में देखिए। तो सोना का व्यापार इनका कर्नाटक से होता था, अफगानिस्तान से होता था, फारस से होता था और ईरान से होता था। याद करना है आपको सिंपली कि सोना का व्यापार इनका इन क्षेत्रों से होता था, चांदी का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से, तांबा का व्यापार खेतड़ी, राजस्थान का एरिया है खेतड़ी, वहां से होता था, बलूचिस्तान से, ओमान से और गुजरात का जो सौराष्ट्र है उस एरिया से होता था तांबा का व्यापार। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि तांबा का व्यापार कहाँ से होता था, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में ऑप्शन दिख जाएगा खेतड़ी जो कि राजस्थान का है, और इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर। तो इस प्रकार आप इसको याद जरूर रखिएगा। फिर देखिए टीन की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान से, टीन का व्यापार अफगानिस्तान ईरान से होता था। सीसा ईरान, दक्षिण भारत से, अफगानिस्तान से और राजस्थान से, इन एरिया से सीसा का व्यापार होता था। गोमेद की बात करें तो सौराष्ट्र गुजरात से। लाजवर्थ की बात करें, लाजवर्थ जिसका व्यापार होता था बदखसा जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और मेसोपोटामिया से जो कि ईरान इराक का क्षेत्र है। अंतिम है नीलरत्न, तो ये भी बदखसा से होता था जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है। सिंधु काल के दौरान जो महत्वपूर्ण जगह से व्यापार होता था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। बाकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पे देखिए आप, सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सभी चीजें आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सिंधु सभ्यता पूर्णतः खत्म हो जाता है। जितना मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में और इस वीडियो में, अगर आप उतना तैयारी कर लेते हैं तो सिंधु सभ्यता से संबंधित आपके लगभग सारे प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। इससे आगे हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।